नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारा ये साइंस का सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से, जिसमें मेरा ये प्रयास है कि हर दिन आपको 100 वन लाइनर के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूँ, जो आपका हर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आया है। एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जैसे में आप ले लो, चाहे आपका वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या जिन बच्चों का अभी तक एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, या फिर बीपीएससी प्री हो, हर एक एग्जाम में जहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर प्रीवियस ईयर आते हैं और हर एक क्वेश्चन का वो ट्रेडिशन ये है कि आपको 60% या अराउंड या 50% आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। तो आप इस व्यू से अगर प्रीवियस ईयर आते हैं तो 50% आपका कवर हो सके। और डीप स्टडी के लिए आप या तो लुसेंट पढ़ो या कोई सा भी बुक साइंस का पढ़ो, बट रिवीजन के व्यू से आप ये वीडियो देखो। हर दिन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको लिंक दिया जाता है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लो। हर दिन वहाँ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का टॉपिक है मैकेनिक्स का, जो पार्ट रह गया था इसका 3-4 पार्ट है, आज सेकेंड पार्ट मेरा है। आइए हम लोग चलते हैं। पहले थोड़ा आप लोग आंखों का ख्याल किया जाए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं पेज का ये कलर क्या आपको आंखों के लिए सही है, या कोई दूसरा कलर भी चेंज कर दिया जाए। जरूर बताइए कमेंट करके, या व्हाइट पेज ही सही है। मेरे अनुसार तो ये पेज बहुत सही है आपके आंख के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, दो तरह के ऊर्जे होते हैं अगर आप देखो तो। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जैसा कि आप नाम से ही जरा सा आप इस नाम पे फोकस करो तो देखो, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि ऐसी ऊर्जा जो स्थिति में परिवर्तन के कारण मिले, डेट इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी टॉक अबाउट गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स व्हाट? द एनर्जी विच क्रिएट्स फ्रॉम स्पीड, जो गति से क्रिएट हो, है ना, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आपको पता भी है कि स्थितिज ऊर्जा का मेरा जो होता है फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान होता है, g ग्रेविटी होता है और h ऊंचाई होता है, ठीक है। तथा काइनेटिक एनर्जी से गतिज ऊर्जा, उसका सूत्र होता है हाफ mv²। यहाँ भी द्रव्यमान तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेग हो जाता है। क्या होता है, v मतलब वेलोसिटी हो जाता है। इसे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपके ऊपर। आपका एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, आप समझने की कोशिश करना। रुक जाइए एक मिनट। आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने अभी क्या देखा कि गतिज ऊर्जा जो हमारा होता है वह हाफ mv² होता है, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया हाफ mv²। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपका एक क्वेश्चन आता है मेरे इस नोट्स में भी, ऑनलाइनर में भी होगा, कि जब वस्तु की ऊर्जा दोगुनी कर दे तब गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। आप एक चीज देखो, आप इसकी ऊर्जा को जैसे ही दोगुनी करोगे तो मतलब v की जगह आप क्या करने जा रहे हो, 2v करने जा रहे हो। और यह हाफ mv² होता है, तो 2v का स्क्वायर आप जैसे ही करोगे यह आपका आ जाएगा 4v², है ना। और इधर तो मेरा हाफ m है ही, अगर हम इस 4 को बाहर कर ले तो मेरा निकल जाता है 4 इंटू हाफ mv², यही होता है ना। अब देखो, आप जैसे ही अपने वस्तु की वेग को दोगुनी किया तो आपका जो है गतिज ऊर्जा कितने गुने से बढ़ गया, 4 गुने से। तो आप जो इसे याद कर बैठे हैं, रट्टा मार बैठे हैं कि गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पे, सॉरी, गति दोगुनी करने पे गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, एक्चुअली में यह इस वजह से होता है। आप याद कर ले। इससे बेनिफिट कैसे होगा आपको, जैसे देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताइए अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/3 कर, सॉरी,
वस्तु की वेग को अगर 1/3 कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए हमें, जैसे ही 1/3 करेगा मेरा गतिज ऊर्जा क्या होता है, 12 mv² होता है ना। अब आप जैसे ही इसका 1/3 करोगे मतलब आप v/3 करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे। अब जैसे ही स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, v/9, बाकी तो जस का तस ये सब रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब हो गया, जब आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जब गति को 1/3 कर देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब बोलना गतिज ऊर्जा अपना 1/9 हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स। तो जरूरी नहीं है आपको हमेशा दोगुना 1/3 बोले, कुछ भी बोले आप इस फैक्ट को समझो एक्चुअली में होता क्यों है। ठीक है, अगर 1/2 बोलेगा तो 1/4 से कम जाएगा, अगर बोलेगा गति को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो 9 गुना गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए गतिज ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो चली हुई गोली, स्वाभाविक सी बात है, जब भी गोली चलेगी उसमें गति होगा, गोली में मास होता है तो हमारा mv² निकल जाएगा, इस वजह से हम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगा। बहता हुआ पानी में भी वही होगा। ठीक है, खींचा हुआ धनुष, देखो खींचा हुआ धनुष में कोई गति नहीं है बट उसकी स्थिति में परिवर्तन हो चुका है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, साइंस समझने की चीज होती है, बस आपको रटना है, इसका यूनिट वगैरह ये सब। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार द्रव का न तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बोल रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना तो निर्माण आप कर सकते हो ना ही विनाश कर सकते हो, बस ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल के नियम पे आधारित है। ठीक है, जिसे हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हो, किस पे काम करता है, पास्कल के नियम पे करता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बचा रहे। वह खुद को बैलेंस करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए वो झुकता है, जिससे कि वो न गिरे। वही बोल रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो उसके आधार की तरफ झुका रहा है। ठीक है, दूध में क्रीम अपकेंद्री बल के कारण अलग। आपसे पूछेगा कि दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसमें कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्री या अपकेंद्री, तो आप बोलना अपकेंद्री बल। जो केंद्र की तरफ बल लगे उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो केंद्र के बाहर बल लगे उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी क्या काम होता है, अपकेंद्री बल का काम होता है। ठीक है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, जो किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यह क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, लगता नहीं कि पूछ पाएगा, बस आप इस फैक्ट को समझो, आपके लिए समझने वाली टॉपिक यही है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। आप लोगों ने बराबर देखा भी, क्वेश्चन में देखा होगा, जो लोग स्पीडी पढ़ते हैं उसमें बहुत बार दिया जाता है कि जल, या देखो एक और भी मिला हमारे पास कि वर्षा का बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। आखिर ये पृष्ठ तनाव क्या है, तो देखिए अगर मोटी भाषा में समझी जाएगा ब्रीफली, तो पृष्ठ तनाव जल का पृष्ठ के ऊपर एक तनाव है, ठीक है, जिसे हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसी पृष्ठ तनाव के कारण जल का जो बिंदु बरसात से जब होती है, वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार दिखती है। क्यों? क्योंकि जल के सतह पे एक गुण पाई जाती है खुद की तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की, जिसे पृष्ठ तनाव बोलते हैं। चलिए, पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। श्यानता का इकाई क्या है? श्यानता का इकाई पॉइज है, ठीक है। उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? तो उत्प्लावन का नियम दिया था आर्किमिडीज ने। ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछ चुका है, आर्किमिडीज कहाँ का था? तो याद कर लो आप, ग्रीस का था। उत्प्लावन वाला आप सबके सब समझते होंगे, जब भी कोई वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो वस्तु के जितना वस्तु विक्षेपित करती है उस आयतन, पानी के आयतन को, उतना ही बल पानी के अंदर से लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर जितनी आयतन अगर वो पानी हटाती है
तो ऑटोमेटिक है कि डूब जाएगी। तुल्यकारी उपग्रह पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है, जैसा हमारा पृथ्वी का घूर्णन गति है, पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब मान लो आप एक ये बॉक्स रखा हुआ, ठीक है, अगर आप इसे धक्का दे रहे हो तो यह धीरे धीरे एक खिसकेगा, जो ये स्थैतिक घर्षण होगा। अब इस बक्से में आप ना क्या करो, व्हील लगा दो, चक्का लगा दो, अब ये जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी चल पाएगा, जिसका कारण क्या है, तो स्थैतिक घर्षण हमारा बदल गया गतिज घर्षण में, ठीक है। तो पहिए बॉल बेयरिंग का यही काम है। यदि बर्फ का टुकड़ा भरे हुए गिलास में हो तो इसको पिघलने के बावजूद भी इसके स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बहुत बार क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में देता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा पानी बढ़ जाएगा उसके स्तर में, उसके स्तर में कमी हो जाएगी, उसके स्तर में दोगुनी वृद्धि हो जाएगी। आप याद रखना उसके स्तर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यह पॉट है, इसमें कुछ बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और पानी का अगर लेवल मेरा इतना है तो बर्फ गलने पे भी पानी का लेवल यही रहेगा, ना कि पानी बढ़ेगा नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर जा रहा होगा, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे ही बर्फ गलेगा तो ये तो पानी बनेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है, पानी बने तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो आप जरा ये भी तो सोचो कि बर्फ जहां तक यहाँ पे है उसने उतना आयतन भी तो घेर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही वो गलेगा तो वो आयतन खाली करेगा, उस आयतन को भरपाई कौन कर देगा, उससे बना हुआ पानी। इसी वजह से होता है कि कोई पानी के लेवल में वृद्धि नहीं होता है। उम्मीद है आज क्लियर हो गया होगा आपका ये कोच। जेट इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जब हम गति की पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे संवेग संरक्षण के बारे में। फिलहाल पे यही देखो कि जेट इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऐसा वेग जिससे किसी वस्तु को ब्रह्मांड की तरफ फेंका जाए और वह पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चला जाए, वापस न आए, उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग, जिसकी स्पीड क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आपको हर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से किसी वस्तु को अगर आप ब्रह्मांड में फेंकते हो, अंतरिक्ष में फेंकते हो, तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। इससे जरा सा भी नीचे करते हो आप तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आ जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भार अधिक महसूस करेगा। वाइसे वर्षा फिर आ गया, इसका मतलब वाइसे वर्षा मैंने बार बार बताया, जो लोग पहली बार देखे वो समझ लें। वाइस वर्षा का मतलब होता है जो कथन कहा गया है बिल्कुल उसका अपोजिट। तो कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रहा तो उसका भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। इसका मतलब है कि अगर वो नीचे आ रहा तो वो अपना भार कम महसूस करेगा, ठीक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। अभी आपने क्या देखा, तुल्यकारी उपग्रह का घूमने की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होता है, और यह पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी, ये क्वेश्चन आप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 36,000 किलोमीटर। तुल्यकारी उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। कहने का मतलब है चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है, ठीक है। मतलब अगर आपका भार अगर यहाँ 12 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा पे आप जाओगे तो वही भार अगर आप वेट करते हो तो आपका मिलेगा 2 केजी, ठीक है। वही बोल रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका जरूर आंसर करेंगे। ये आपके लिए चैलेंज है, देखते हैं कौन एग्जैक्ट आंसर बताता है बहुत ही हल्का, बहुत ही लॉजिकल है। ध्यान से सुनिए आप लोग। यदि आप पृथ्वी पर 36 केजी वजन उठा सकते हैं, ध्यान से देखिए, यदि आप पृथ्वी पर 36 केजी वजन उठा सकते हैं तो बताएं चंद्रमा पर आप कितना केजी वजन उठा पाइएगा। अगर आपकी क्षमता पृथ्वी पर 36 केजी उठाने की है तो चंद्रमा पे आप कितना केजी उठा पाइएगा। इस क्वेश्चन के आंसर का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए,
लोलक का आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, न कि द्रव्यमान के ऊपर। लोलक आप समझ रहे हैं, घड़ी में आप जब घड़ी की दुकान पे जाते हो, कितना घर में टंगा भी देखते हो, दोलनी घड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक घड़ी तो मेरा ऊपर होता है और ये ऐसे एक लोलक की भांति, अगर उसका माध्य स्थिति है तो यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, जिसे हम लोलक बोलते हैं, जिसे हम पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है, लोलक का आवर्तकाल लंबाई, फिर कॉमन सेंस वाली बात है, अगर लोलक मेरा अगर ऐसा है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई बढ़ा दे तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इसको पूरा एक चक्कर करने में जो टाइम स्पैन उसका होता है, लंबाई बढ़ रहा है तो उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अगर इसके में वह जिसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में कितना भी बढ़ा दो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी। इसीलिए बोल रहा है कि लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, न कि द्रव्यमान के ऊपर। ये आप याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोलक घड़ियां गर्मियों में शुष्क, यहाँ पे शुष्क लिखा है, आप इसे ठीक कर लेना, यहाँ पे सुस्त होता है, शुष्क नहीं, क्या होता है, सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना प्रतिशत से घट जाएगा, तो 2% से घट जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि अगर लोलक की लंबाई, उस पेंडुलम की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है, उसका घट जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर 4% से बढ़ाएंगे तो कितने प्रतिशत से घट जाएगा, 2% से घट जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको बात तो यही याद रहती है कि 4 का आधा 2, और जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए कि 9% से बढ़ा दे उसकी लंबाई तो कितने प्रतिशत से घट जाएगी, तो बच्चे क्या करते हैं, 4.5% टिक लगा के आते हैं, जो ऑप्शन ए में रहता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा आंसर आपका। आप साइंस को, फैक्ट को समझने की कोशिश करो, इसलिए बार बार बोलते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ रहे हैं वो लोग एक बार लुसेंट बुक या कोई भी साइंस की बुक एक बार जरूर पढ़ लें। देखो फ्रेंड्स, होता है क्या, लोलक की लंबाई जो है उसके आवर्तकाल के साथ आधा का रिलेशन नहीं होता है, जबकि वर्गमूल का रिलेशन होता है, अंडर रूट का रिलेशन होता है। जितना भी परसेंट बढ़ा है आप उस पर रूट लगा देना, जितना परसेंट बढ़ा है आप उस पर रूट लगा दो, जो आंसर आएगा वही आवर्तकाल मिलेगा। तो 4% से बढ़ा तो 4 का अंडर रूट करो, कितना आ गया, 2% आ गया मेरा। अगर बोलेगा भाई 9% बढ़ रहा है तो आप इस पर रूट लगा दो, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 3% हो जाएगा। लेट सपोज अगर मेरा 9 और 4 नहीं देता है, ठीक है, 10% देता है, फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ मत करना, देखना किसके आसपास में, तो 10 जो है हमारा 9 के आसपास में है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा, जो भी ऑप्शन आएगा आप टिक लगा देना, ऑप्शन इतना नजदीक इसका कभी नहीं देगा, ठीक है। चलिए, पेंडुलम वही लोलक को चांद पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी, बस याद कर लो आप, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यदि एक कण का द्रव्यमान m हो, उसका संवेग p हो, तो गतिज ऊर्जा भी हमने आपको बताया था 12mv² होता है। और एक और याद कर लो आप लोग, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता है p²/2m, क्या हो जाता है, p²/2m। अब ये देखो p²/2m कैसे आया, आपको प्रूव कर देते हैं। अब एक बात बताओ, ये बात किसकी की जा रही है, p मेरा क्या है, संवेग है, और संवेग क्या होता है, अब जान लो, p मोमेंटम है ना, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा गति देखो, ये इसी का ही फॉर्म है, ये कोई अलग चीज नहीं है। 12mv² को ब्रेक किया, दिखा रहा है आपको कैसे, तो हाफ गतिज ऊर्जा मेरा क्या होता है, 12mv²। हमने अभी पढ़ा संवेग होता है मेरा m/v, ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है मेरा, गतिज ऊर्जा होता है 12mv², क्या होता है, 12mv², ठीक है। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे m से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे m से जैसे ही गुना करेंगे तो ऊपर मेरा आ जाएगा m² और v², और नीचे आ जाएगा मेरा 2m, ठीक है। और m² v² को हम लिख सकते हैं क्या, mv इस सब का स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे मेरा क्या आ जाएगा, 2m तो है ही, और mv बराबर हमने क्या देखा था अभी, p होता है, तो ये मेरा हो गया p²/2m। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ये दोनों याद ही कर लो, अगर प्रूफ नहीं कर सकते हो तो गतिज ऊर्जा बराबर 12mv² होता है, नहीं तो संवेग दिया हो तो संवेग का स्क्वायर/2m, ठीक है। हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता से है, ठीक है।
तेल जल के तल पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। क्या होता है? तेल जल के तल पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है? कम होता है। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर जल से इसका पृष्ठ तनाव कम होगा तभी तो इसके पृष्ठ पे टिक पाएगा। ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, और वाट का अगर यूनिट पूछा जाए तो यूनिट वे में आप बोलोगे केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड क्यूब। स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना केशिकत्व के कारण संभव है। ये केशिकत्व क्या है तो आप सीधा समझो बोलचाल की भाषा में, तो केशिकत्व एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिससे जल अपने सामान्य आधार से ऊपर की तरफ या पृष्ठ पे फैलने की कोशिश करता है, जिसको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। या तो वो पोर्स हो, छोटे छोटे छिद्र हो, या फिर एक ऐसा मीडियम हो जिसके जल को फैला सके। जैसे भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, स्याही का सूखना है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो अगर नीचे जमीन में पानी है मेरा, तो ये इसके पृष्ठ पे जो पानी आएगा केशिकत्व के कारण ही आएगा। या फिर बरसात होती है खेतों में, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं पानी सूख जाता है। वो होता क्यों है? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण पानी सारा जमीन के अंदर चली जाती है। यही कारण है कि जब बरसात होती है तो बरसात होते ही खेत को जुताई कर दी जाती है ताकि उसका केशिकत्व टूटे, उसका लिंकिंग टूटे और पानी जो है उस खेत की सतह पर ही टिके, अंदर न जा सके। इसीलिए बारिश होते ही खेत की जुताई की जाती है ताकि पानी को मैक्सिमम टाइम तक स्टोर किया जा सके। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हाँ, यहाँ पे आ गया मेरा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हमें नहीं लग रहा गुरुत्वाकर्षण हमें समझाने की जरूरत है। जैसे आप सभी जानते हो कि न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हर दो वस्तु एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं। और पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है जो हमें हर चीज, जैसे कुछ भी ऊपर फेंकते तो आकर पृथ्वी पे ही गिरता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। बट आप जान ले गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी में नहीं, अगर दो वस्तु रखी हुई तो उसके बीच में भी लगता है हमेशा, बट हमें पता नहीं चलता। ठीक है। जल का बहाव, जल का बहाव हम कैसे मापते हैं? तो जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। ठीक है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जब पहले घड़ी आती थी, अभी तो बैटरी वाली आती है, पहले घड़ी में चाबी दिया जाता था और सारा दिन चलते रहता था। उसका कारण क्या था? तो उसमें वही स्थितिज ऊर्जा संचित कर दी जाती थी चाबी दे देकर। ठीक है। अंडा मृदु जल, सॉफ्ट जल में डूब जाता है किंतु नमक के शांत घोल में तैरता रहता है। इसका कारण यह है कि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जैसे ही नमक का घोल करते घनत्व अधिक होने के कारण अंडा ऊपर ही रह जाता है और तैरने लगता है, जबकि मृदु जल में इसका अंडा का घनत्व ज्यादा होता है और वह डूब जाता है। ठीक है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाएगा। याद कर लो आप कि दूध से जब आप मक्खन निकालते हो तो उसका घनत्व घटेगा। और आप हमेशा याद रखना, घनत्व और आयतन में, डेंसिटी और वॉल्यूम में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब यह भी पूछ सकता है कि दूध से मक्खन निकालने पर आयतन क्या होगा? तो आयतन जो है इसका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि घनत्व इसका घटता है। ठीक है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन। ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की क्रिया किसकी क्रिया है? किसकीय क्रिया है। ठीक है। यहाँ पे किसके लिखा हुआ है, आप किसकीय कर देना, स्लिप ऑफ पेन है। एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंके तो अधिक दूरी तक जाएगी। क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। जो लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से होगा उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा। to send any substance in highest distance, maximum distance, you have to throw with the angle of 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री से फेंकना पड़ेगा, तभी कोई सामान को आप ज्यादा दूर तक आप
देख सकते हो, ठीक है। न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी को आकर्षित होती है। न्यूटन ने क्या प्रूफ किया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है जो घिसती है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि ब्रह्मगुप्त ने केवल ये बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अपकेंद्री बल एक आभासी बल है। अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हमने देखा था, जो दूध से मक्खन निकालने में वॉशिंग मशीन में होता है, वो कैसा है, एक आभासी बल है। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। घर्षण बल क्षयकारी मतलब वो बल को रोकता है, बल को कम करता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति होती है। जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहेगा तो आप व्यक्ति में कोई भार ही नहीं होगा, जिसे भारहीनता बोलेंगे। लैंप की बत्ती में तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण ऊपर उठता है, ठीक है। साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब भी हम साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। यही वजह है वो कपड़े के रोम छिद्रों में घुस पाता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, और गंदगी को बाहर निकाल देता है, ठीक है। पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव है। आसंजक बल कम होने के, जब दो भिन्न वस्तुओं में एक बल लगती है उसे आसंजक बल करती है। यही बल के कम होने के कारण इसे क्या होता है, पानी के बूंदों जो है तैलीय पृष्ठों पर चिपक नहीं पाती है, ठीक है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। सेम क्वेश्चन है, जब पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं होगा, पानी उतना ही रहेगा, अभी आपने पढ़ा है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा क्या होता है, तो जल की सतह पे ही वो पैदा लेता है और वहीं पर पोषण करता है, पोषित करता है। वही जब क्यों जल की सतह पर क्यों रुक पाता है, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। और जैसे ही अब मिट्टी तेल डालते हो पृष्ठ की तनाव की इसकी कमी होती है और ये लार्वा इसी में डूब जाते हैं और वही सांस में बाधा डालता है और वो लार्वा मर जाता है। दलदली सड़कों पर फिसलने के कारण घर्षण की कमी है। कॉमन सेंस वाली बात है कि आप दलदल वाली जगह पर अगर जा रहे हो और फिसल रहे हो तो वहां पे घर्षण बल के अभाव ही होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। बस आप इसे नोट डाउन ना करें, रिवीजन करें, बार बार देखें इसे, और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएं आप। और हर बार की तरह आप 3 काम जरूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी सोशल साइट पे आपको, वहाँ इस लिंक को कॉपी करके शेयर करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतने रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।